गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गोदान में अगला पार्ट पढ़ेंगे। गोदान आप सभी उससे रूबरू हो चुके होंगे गोदान से, और किस तरीके का एक जीवंत कहानी के रूप में गोदान को लिखा गया है। आज के लिए ये केवल क्लास 1 बजे थी। डेली क्लास 11 बजे से हुआ करती है। नहीं भैया, 11 बजे से ही क्लास होती है डेली। जी रूबी जी और MI पटेल जी, सभी का स्वागत है। और भी स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे हमारे साथ साथ। लाइव क्लास शुरू हो चुकी है और गोदान पर जैसा कि देखा जाता है कि एक बहुत ही जीवंत तरीके का उपन्यास है। जीवंत का मतलब है हर तरीके की जो सोसाइटियल उस समय पर जो जितनी भी समस्याएं थी, चाहे किसानों से रिलेटेड हो, चाहे बेमेल विवाह से रिलेटेड हो, आप देखेंगे नोहरी के केस में, चाहे आप देखें दलित समस्या हो सिलिया के केस में, चाहे आप देखें जो विधवा विवाह है ना, विधवा विवाह झुनिया के केस में, आप ग्रामीण और जो शहरी संस्कृतियां हैं उनको देखेंगे, उनके सामंजस्यता को देखेंगे, उनके बिखराव को देखेंगे, उनके लोगों की दोनों की अलग अलग समस्याओं को देखेंगे। गांव में किसी कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र आ रहा है, सुराज आ रहा है, साम्राज्यवाद आ रहा है, पूंजीवाद आ रहा है, दैट डजंट मैटर। शहरों में अगर आप देखेंगे उनकी बातों को, उनकी चर्चाओं को, तो वो अलग ही प्रकार के रवैये की बातें कर रहे हैं, जहां पर उन्हें सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जहां पर उन्हें इन सब चीजों की चीजें दिखती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी इनकी कि भाई किस तरीके से होरी और धनिया पूरी जिंदगी एक ही चीज के लिए लगे रहते हैं, अंत तक भी उनकी वो मुराद पूरी नहीं हो पाती, उनकी वो साध पूरी नहीं हो पाती कि उन्हें गाय लेनी है। गाय की इच्छा को ही वो अपने मन में दबा करके मर जाता है। एक बार गाय उन्हें मिल भी जाती है, परंतु वह भी कई प्रकार की समस्याओं का शिकार होता है और उनके भाई के द्वारा ही उसे जहर दे दिया जाता है। जहां पर आप इसे देखेंगे तो जो परिवारों में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और जलन की भाव होती है, ढा की भाव होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप गोबर को देखें तो एक आधुनिक चेतना का पुरुष है जो शहर में जाकर के मजदूर बनना पसंद कर रहा है, और अंततः आप देखेंगे कि होरी एक किसान से एक मजदूर में कन्वर्ट भी हो जाता है। होरी और धनिया अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, हर साल ऋण के बोझ में दब जाते हैं, जिसका ब्याज भी समय से नहीं दे पाते हैं, और ब्याज को देते 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 उनकी पूरी फसल, पूरी उपज निकल जाती है, और अंत में एक मजदूर बन करके अपनी मृत्यु शैया पर लेट करके होरी को इस चीज की समस्याओं से उसे परेशान होना पड़ रहा है कि अब ये पैसा मेरे क्रियाक्रम में ही लगेगा। होरी ये कहते हुए अपने प्राण दे देता है। तो यानी कि यहाँ पर आप एक कृषक से एक मजदूर बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। एक उस लेवल का आदमी जो कभी एक प्रकार से 3 भाइयों का परिवार था संयुक्त, आज अलगोजा यानी कि अलग होकर के बिखर करके संयुक्त परिवारों के टूटने की घटनाओं को आप देखेंगे। और इस तरीके से एक समग्र प्रकार का उपन्यास है, जिसे महाकाव्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, अर्पिता, मुस्कान, रूबी, अंकुश, सारे बच्चे एक बार देख लें और जितनी चीजें मैंने बताई यहाँ पर इन चीजों को समझ ले। तो मार्क्सवाद क्या है, यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो आपको मार्क्सवाद का जो एक नजरिया है वो समझ में आता होगा। मार्क्सवाद से कितने सारे साथी हमारे जो है परिचित हैं और कितने नहीं हैं, इस चीज को बताएंगे। बताएं मुझे फटाफट से बताएं। तो यानी कि यहाँ पर वर्ग चेतना की बात हुई है। किसकी बात हुई है? क्या आप मानते हैं इस चीज को कि इसमें वर्ग चेतना की बात हुई है? वर्ग यानी कि क्लास। अगर मैं बात करूं तो क्या आपको यहाँ पर 2 वर्ग, जिसमें एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग दिखाई दे रहे हैं? आप मुझे बताएं, क्या इसमें आपको इन 2 वर्गों की संकल्पना दिखाई दी है? यानी कि क्लास में सोसाइटी बटी हुई है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका सामाजिक रूप से बटा होना। सामाजिक रूप से बटा होना पहली बात तो यहाँ पर ये देखेंगे, तो हम इसे सामाजिक रूप से यथार्थवाद पर आधारित उपन्यास कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सामाजिक रूप से यथार्थवाद पर उपन्यास का मेरा मतलब है कि समाज में जितनी भी घटनाएं होनी चाहिए वो सारी, समाज का मतलब है यहाँ पर, यथार्थ का मतलब है, और सामाजिक रूप से यथार्थवाद का मतलब है कि जो जाति की समस्याएं होनी चाहिए एक समाज में, जो धर्म से संबंधित समस्याएं, जो अलगाववाद की समस्याएं, यानी कि अलग, मेरा क्षेत्र अलग है, मेरी जाति अलग है, मेरा ये सब अलग है, अगर ये बात करूं मैं, या बेमेल विवाह की बात करूं मैं, बेमेल विवाह की बात करूं, या अगर मैं यहाँ पर बात करूं धर्म की हो गई है, यहाँ पर बात करूं विधवा विवाह की,
विधवा विवाह की। यहाँ पर मैं बात करूं अगर कि अनब्याही माँ, कुंवारी जो झुनिया है, कुंवारी झुनिया क्या बन जाती है? माँ बन जाती है। कुंवारी झुनिया बिन बिहाई अवस्था में माँ बन जाती है, यानी कि पहली बात तो उसका पति जो था वो सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है मुंबई में, और झुनिया अब गोबर के प्रेम में पड़ करके, गोबर से जो है उसके शारीरिक और उसके हर चीज को, और वो भी उसके रूप सौंदर्य आदि को देख करके वो भी रीझ गया है। दोनों में शारीरिक आकर्षण पैदा हुआ, और झुनिया जो है विवाह से पूर्व जिसकी सामाजिक रूप से मान्यता नहीं मिल पाती, उसमें झुनिया एक बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही है। इसी चिंताओं से भर करके गोबर डर करके क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सामाजिक प्रेशर है, एक सोशल दबाव उसके ऊपर है। क्या है? गोबर के ऊपर सोशल दबाव है, गोबर के ऊपर सामाजिक प्रेशर है। यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि सामाजिक दबाव के कारण क्या करता है? गोबर शहर में भाग जाता है। गोबर का शहर में जाना, और शहर में जाकर के आप देखेंगे कि उस समय का जो 1936 का शहर है, वहां पर किस तरीके की समस्या है? वहां पर मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में संघर्ष है। मिल मालिकों के बीच संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में यहाँ पर ये एक संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताते चलूं कि यहीं पर वो इंसानों के या इंसानियत के अलग अलग रूपों से भी वाकिफ होता है। इंसानियतों या इंसानियत के विभिन्न रूप, जैसे उसे किसके रूप में मिलते हैं? जैसे यहाँ पर वो चूहिया के रूप में देखता है। चूहिया एक औरत है। चूहिया कौन है? एक औरत है जो उसका बड़ा ध्यान रखती है, बड़ा ख्याल रखती है। उसको जब वो घायल होता है तब दूध से लगाकर हर एक आवश्यकता को पूरा करने, उसके बच्चे को खिलाने आदि आदि, घर के कामों में मदद करना आदि, वह कार्य चूहिया के द्वारा किया जाता। तो ऐसा नहीं है कि शहरी जो समाज है वो पूरी तरीके से पूंजीवाद में फंसा हुआ है, सामंतवाद में फंसा हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप गोदान में पढ़ते हुए आपको नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे समीक्षक हैं जो ये कहते हैं कि गोदान सामाजिक यथार्थवाद का एक उदाहरण है। गोदान सामाजिक यथार्थवाद का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसे क्यों कहा गया आप देखेंगे कि ये कौन सा समय चल रहा है? 1936। और इन समीक्षकों के द्वारा अगर ये चीज कही जा रही है तो वो क्यों है? कि उसी समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। क्या मैंने कहा? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, और इस प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पर, इसके अध्यक्ष के रूप में प्रेमचंद जी का चुना जाना। तो यहां पर आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि प्रेमचंद जी के ऊपर वास्तविकता में इस प्रगतिशीलता की जरूर छाप पड़ी है। ठीक है, समझ रहे? यानी कि वर्ष 1936 में ही ये हो रहा है यहाँ पर, और उसके अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के ऊपर जो अभी तक देखा जा रहा था गांधीवाद का प्रभाव, प्रेमचंद के ऊपर गांधीवाद का प्रभाव अब कमजोर पड़ने लगा तथा धीरे धीरे समाजवाद की तरफ झुकता रवैया। प्रेमचंद के ऊपर गांधीवाद का प्रभाव
अब कमजोर पड़ने लगा था जब वर्ष 1936 में उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। गरीब किसान, मॉडर्न, फीमेल, पूंजीवादी, पत्रकारिता। हर्षित 1-2 दिन से कहाँ थे? नेहा मिश्रा का आज पहला दिन है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्लासें स्किप नहीं करनी है। अगर क्लास लाइव नहीं देख पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, तभी लिंक कर पाओगे। अभी धीरे धीरे ही चल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हर दिन आ रहे हैं नए, और अभी और तेजी से चीज़ों को चलेंगे। कितनी देर हो गई अर्पिता? अभी शुरू हुए बच्चे। नेहा, आपने ये पढ़ा हुआ है, उपन्यास पढ़ा हुआ है या नहीं? यहाँ पर कुल मिलाकर के बात क्या बता रही हूं मैं कि होरी जो है, इसमें जो इसका नायक है होरी, और बीवी कौन है? धनिया, और बच्चे हैं रूपा, सोना और गोबर। कुल मिलाकर के यही रियल हीरो है, या मेन लीड में या मेन रोल में यही है। यहाँ पर मेन भूमिका इन्हीं की है। अगर मैं होरी की बात कर रही हूं तो होरी समस्त कृषक समाज का प्रतिनिधि है, राइट। ये थोड़ा सा दब्बू है, ठीक है, और संयुक्त परिवार में बिलीव करता है, संयुक्त परिवार में विश्वास, मर्जाद के लिए प्राण दे देने वाला, प्राण दे देना इसकी उसमें लिखा है, ठीक है। ये कहता है, होरी कहता है कि जब जमींदारों के पैरों तले गर्दन दबी हो तो उनके तलवे सहलाने में ही कुशल है। यानी कि ये कहता है कि भाई जो जमींदार हैं हमारे माई बाप हैं। वो कौन है? हमारे माई बाप हैं। अगर हमारे जो गर्दन है, गर्दन कहाँ पर है? जमींदारों के पैरों तले। कैसे? जमींदार अपनी जमीन के लिए लगान लेते हैं और बदले में अगर मैं उनके पास उठता बैठता रहता हूँ, अगर मैं उनसे संबंध अच्छे से स्थापित करके रहता हूँ, उनकी लगान वगान समय पर देते रहता हूँ, तो मेरी कुशल किस्में है कि मैं उन पैरों को जिनके नीचे मेरी ये गर्दन दबी है, मैं उनको सहलाते रहूं। अगर मैं उनको मारूंगा, पीटूंगा, तो वो मेरे पैरों को, मेरे गर्दन को और ज्यादा दबाएंगे और मुझे दबा करके मार डालेंगे। धनिया से कहते हैं कि मालिक के पास उठने बैठने का ही तो नतीजा है कि जमाने भर में कुड़की हो गई, जमाने भर में सारी चीजें चली गई, आज मैं जिंदा हूं। क्यों जिंदा हूं? मेरे घर में आज तक कुड़की नहीं हुई है, मेरे घर में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि यह सब क्यों है? ये सब मालिक के पास बैठने का ही नतीजा है। धनिया का कैरेक्टर कैसे लिखेंगे? अर्पिता, ये बच्चे आपको एक सवाल पूछा गया है कि इसकी गोदान की सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में आप किसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि गोदान में फीमेल कैरेक्टर में आप देखिए मालती है, आप देखेंगे धनिया है, सरोज है, रूपा है, सोना है, सिलिया है, सहुआइन है, नोहरी है, और कौन है? इस तरीके से देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर। बट अगर मैं आपसे सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात करूं, वो कौन है? वो आप मुझे बताएं। जी बताएं, कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ये कहता है, ये होरी कहता है, आप देखें अगर दूसरे पेज पर कि हाँ, मेरी लाठी दे दे अपना काम देख, यही इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, न जाने अब तक किधर जाते।
गांव में इतने आदमी तो हैं जिस पर किस पर बेदखली नहीं आई, बेदखली यानी कि उसे जमीन से घर से बेदखल ना कर दिया गया हो, किस पर कुड़की नहीं आई, कुड़की में सब सामान ले जाते हैं पुलिस वाले उठा करके। अब नहीं होता है इस तरीके का काम, आप देखोगे नोटिस आते हैं उस पर फिर वो हिसाब किताब कर देते हैं उसका। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, दूसरे का मतलब जमींदार ही है, ठीक है, तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कैरेक्टर दिखाती हूँ, धनिया का, तो धनिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और धनिया स्ट्रॉन्ग है, मजबूत कैरेक्टर है। दूसरा, ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा वाचाल टाइप की है, यानी कि बहुत बोलती है, मजबूत है, सशक्त है। सशक्त वैसे नहीं है पैसे आदि में, अपनी बातों को लेकर के सशक्त है, ठीक है। और ये व्यवहार कुशल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टाइप की नहीं है बेचारी, मतलब इतना इसे कोई हिसाब नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है, व्यवहार कुशल बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसका विचार है, व्यवहार कुशल नहीं है ज्यादा। 3 बच्चे इसने भी पैदा किए, 36 साल की है, 36 वर्ष। और अभी अगर देखें तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, रंग एकदम सांवला हो गया है। बहुत सारी मुसीबतों और बहुत सारी जो क्या कह रहे हैं अंकुश, मकसद सा, समझ नहीं आया बच्चे, दोबारा बताएं क्या कहना चाहते हैं। 36 वर्ष की है मात्र, और इस 36 वर्ष में इसने क्या क्या नहीं देख लिया। इसने जो है 6 बच्चे भी पैदा कर लिए, 6 बच्चे पैदा कर लिए। और उनमें अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ थोड़ी सी है इस नॉवेल में, आप देखें, आपके पास सभी के नॉवेल है अभी फिलहाल, एक बार देखें नॉवेल को, और उसमें देखें यहाँ पर शुरुआत में 6 बच्चे बताएं, देखो कहाँ पर है। उसकी 6 संतानों में जो आपका पहला पैरा है, होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी, फिर है धनिया के दोनों हाथ गोबर से बने थे, होरी ने अपनी झुर्रियों पर माथा, इसी से तो कहती हूँ तू जो नहीं समझती उसमें टांग उड़ाती है। फिर एक है धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी, उसका विचार था ये वाला। इस पैरा में आप देखोगे उसकी 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा है, उसकी 6 संतानों में से अब केवल 3 जिंदा है। कौन कौन जिंदा है? एक तो गोबर जिंदा है, एक सोना जिंदा है, और एक कौन जिंदा है? रूपा। और अगर आप देखें कि अंतिम पेज पर जाकर के, अंतिम पेज आप देखेंगे, अंतिम मस्कबंद का गोदान सा लिंक सामी नहीं आया, पता नहीं बच्चे क्या कह रहे हो, मार्क्सवाद का समझ नहीं आया। अच्छा, मार्क्सवाद का गोदान से लिंक समझ नहीं आया, ऐसा कहना चाहते हो अंकुश? ये कहना चाहते हो, अभी लिंक करके समझाती हूँ, ठीक है। चलिए, और ये क्यों बच्चे मर गए इसके? क्योंकि पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। अब आप आगे देखेंगे, अब आप सबसे लास्ट में खोल लें पन्ना अपना, सबसे कहां पर खोल लें? लास्ट में, सबसे लास्ट में पन्ना खोल लीजिए। चलिए, सबसे आखिरी पन्ना खोलिए, इसमें सबसे आखिरी पन्ना खोलिए। लिखा है, धनिया ने होरी की देह छुई, कलेजा सन्न हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था, कांपती हुई आवाज में से बोली, मतलब धनिया, कि कैसा जी है तुम्हारा, अब कैसा मन कर रहा है। होरी ने अस्थिर यानी कि न टिकने वाली आंखों से ऐसे गड़गड़ा रही हैं बेचारे की आंखें। बोला, तुम आ गए गोबर, गोबर उसका लड़का है, मैंने मंगल के लिए गाय ली है, वह देखो खड़ी है। मंगल पोता है होरी का, गोबर का बेटा है। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, यानी कि धनिया ने क्या देखा था? धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे वह पहचानती थी। क्या थी मौत की सूरत? यहाँ क्या लिखा है? उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, 2 लोग मर गए, अपने 2 बालक मरे, अपने 2 बालक मरे, तो यहाँ 4 होने चाहिए थे या यहाँ 5 होने चाहिए थे? तो गड़बड़ है साहित्य में, थोड़ा सा इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, अभी बताऊंगी नेहा इस चीज को आपको। मार्क्सवाद समझते हैं क्या था? मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स समझते हैं ना आप लोग, इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगी। तो अब यहाँ पर 6 बच्चे हैं शुरुआत के पन्ने पर, और उसमें 3 बच्चे जिंदा हैं, तो हमारे हिसाब से कितने मरने चाहिए? 3 बच्चे मर जाने चाहिए थे, क्योंकि उनको दवा नहीं मिली, दवा के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
और 2 बच्चे यहाँ पर इसमें लास्ट में कह रहा है 2 बच्चे मर गए, तो कौन सा सही है बताओ। खैर ये सब चीजें हैं। तो अब आप देखें इस पर मार्क्सवाद का क्या आपको प्रभाव नजर में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम होरी की बात करें तो होरी के सामने संकट कैसा है आप मुझे बताएंगे। सामाजिक संकट है होरी के सामने, या कोई शारीरिक संकट है होरी के सामने, या फिर आर्थिक संकट है होरी के सामने, जल्दी बताएं। या फिर आर्थिक संकट है होरी के सामने, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे बताएं। होरी के पास में जो चीजें नहीं है, जिनके लिए वो संघर्षरत है, पूरी गोदान में होरी किस चीज से विवश है, किस चीज के लिए प्रयास कर रहा है, पूरे गोदान में आपको क्या लगा कि होरी के पास क्या दिक्कत है। शरीर से परेशान है, संस्कृतियों से परेशान है, कि मेरे यहाँ शादी ऐसे क्यों हुई, उसके यहाँ कैसे हुई, बताएं। बताएंगे। होरी के पास सारे स्टूडेंट्स बताएंगे, नए और पुराने सभी स्टूडेंट्स बताएं कि आपको क्या परेशानी है, कौन सी चीज ऐसी है जो होरी को परेशान कर रही है, जल्दी बताएंगे जी। ऑल और बच्चे ऑल, अच्छा बताएं। हाँ बताएं। तभी रिलेट कर पाएंगे ना मार्क्सवाद को। अंकुश, चंचल सब ऑल बता रहे हैं भाई, क्या हो गया आप लोग को। ऑल का मतलब समझ रहे हैं ना। शारीरिक कौन सी समस्या है होरी के पास में, कोई समस्या नहीं। शारीरिक तो बढ़िया आराम से खाता है, पीता है, खेत का काम करता है। सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं उसको जाति का कोई समस्या है, धर्म का कोई समस्या, ऐसा तो कोई समस्या नहीं दिखाया होरी के साथ में। उसको समस्या है आर्थिक, उसको समस्या है होरी के सामने कौन सी समस्या जुड़ी है छात्रों, आर्थिक समस्या जुड़ी है, आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। और जैसे ही आप दिखाएंगे जूझ रहा है, आर्थिक समस्या यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है। आर्थिक पिछड़ापन यानी कि पैसे का अभाव है, उसके पास पैसे का अभाव है, और पैसे का अभाव इतना है कि उसके 2-3 बच्चे बिना दवा के, बिना इलाज के मर गए। ठीक है, एक इसका ये देखा आपने। दूसरा, उसकी गायें लाने की साध, गायें दरवाजे पर बांधने की इच्छा का पूरा ना होना, इच्छा का पूरा ना होना। ठीक है, अपनी बेटी, छोटी बेटी का नाम बताएं क्या है, छोटी बेटी का नाम बताएं क्या है। हाँ जी, 1 और 3 नेहा। बच्चे 1 में क्या लिखा था, सामाजिक कोई समस्या नहीं है उसको। ठीक है जी, सामाजिक समस्या क्या होती है, जब समाज से कोई निकाल दे, ये कर दे। ठीक है, बताएं छोटे वाली बेटी का क्या नाम है, सोना की रूपा, रूपा। ठीक है, अपनी बेटी रूपा को विवाह के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को बेच देना। बुजुर्ग व्यक्ति को
बेच देना। ये सब क्या दर्शा रहे हैं? ये सब चीजें दर्शा रही हैं कि होरी के पास पैसे नहीं है, होरी के पास पैसे नहीं है। होरी के ऊपर कर्ज होना, ब्याज में ऊख की सारी फसल, ब्याज में ऊख यानी कि ईख की सारी फसल दे देना, सारी फसल दे देना। घर में खाने के लिए दाने ना होना। ये कौन सी समस्याएं हैं? ये समस्याएं हैं आर्थिक पिछड़ेपन की, ये समस्याएं हैं पैसे की दिक्कत की। ये कौन सी समस्याएं हैं? कि होरी के पास में पैसे का काफी अभाव है। तो जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो मार्क्स किस तरीके की समस्याओं की बात करते हैं? मार्क्स समस्याओं की बात करते हैं वर्ग विभेद की। ये कौन सा वर्ग है? ये यहाँ पर जाति या धर्म से रिलेटेड विभेद नहीं है, ये है एक बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। अगर मैं अपने देश की रेफरेंस में इन वर्गों की बात करूं तो यहां पर मैं पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग को देखती हूं। किसको? पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग को देखती हूं। ठीक है, यहां पर ये चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं अभी? एक बार यहां पर यस करके अपनी अटेंडेंस लगाएंगे सारे के सारे। तो बुजुर्गा वर्ग और मजदूर वर्ग वही दिखाया गया है आपके इसमें। एक तरफ राय साहब है, एक तरफ कौन है? राय साहब है, और दूसरी तरफ कौन है? होरी और होरी के जैसे तमाम किसान। होरी एवं होरी के एवं सेमारी व बेलारी के कृषक और कौन है? मिलों में कार्यरत मजदूर। ठीक है, यहां पर दूसरी तरफ राय साहब है, एक तरफ मिस्टर खन्ना है, ये दोनों कौन है? ये दोनों के दोनों पूंजीपति वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसको? पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व। ठीक है, और ये किसका कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि, मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि। ये होरी और होरी के जैसे सेमारी और बेलारी कौन है? ये दो गांव है। यहाँ पर प्रेमचंद ने इसके जिले का नाम भी नहीं बताया, जिले के नाम पर कहा है कि ये वही गांव है जो समस्त उत्तर भारत में फैले हुए हैं। बस एक ही बच्चा क्लास कर, पंकज यादव क्लास कर रहे हैं। बस ये वही गांव है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। ठीक है, ठीक, डन। लिख लो इसको, चीजों को नोट करना सीखो। डन। जी लिखिए। समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? मार्क्सवाद से रिलेट कर पा रहे हो? बताएं,
मार्क्सवाद से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं? ठीक है, डन। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिना परिश्रम के लखपति हो गए, लखपति हो गए। बिना परिश्रम यानी इन्होंने कोई ऐसा हल बैल नहीं जोता, और ये जो है ये वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, अधिकारों से वंचित ही रह गया अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इनकी, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं। ये कौन सा वर्ग है? ये वो वर्ग है जो दिन रात खेत में काम करता है। ये दिन रात खेत में काम करता है, और फिर भी ये रात दिन काम करने के बाद भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी यहाँ पर मजबूर सा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया, डन। ओके, नेक्स्ट, राय साहब शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। राय साहब लगान वसूल करने के लिए करने हेतु किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है, यहां पर आप इसमें एक चीज लिख सकते हैं कि राय साहब के जो कारिंदे हैं, राय साहब के कारिंदों ने होरी के घर में डकैती नहीं डाली, पर डकैती में कुछ कमी भी नहीं छोड़ी, कुछ कमी भी नहीं छोड़ी। यानी कि घर में जाकर के डकैती नहीं डालते हैं कारिंदे, यानी कि जो उनके नौकर उकर हैं, वो जाकर के होरी के घर में ऐसे घुस करके डकैती नहीं डालते, पर लगान आदि के नाम पर होरी के घर में लगान आदि के नाम पर होरी के घर से पाई की वसूली कर ली है। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे होरी जब उनका माली बनता है, एक उनके घर में प्रोग्राम है,
होरी का राय साहब के माली के रूप में प्रदर्शन। और याद ही होगा आपको कि होरी कैसे कैसे करके वो पैसे चुकाता है। बांस में होरी का एक जो चरित्र दिखा, केवल एक ही बार दिखा, वो अपने भाइयों से वो सबसे झूठ बोलता है, वो अपनी भाभी से लड़ तक पड़ता है। और वो जो बांस वाला है वहां पर आप देखेंगे कि बांस वाले से वो एक्स्ट्रा पैसे के लिए कहता है कि वो मतलब 5-10 रुपए अगर उसे बच जाएं। होरी का ऐसा चरित्र गोदान में बहुत ही कम विरले रूप से दिखाई दिया है। आप देखेंगे कि होरी के जो भाई हैं उनसे उनका जो अति विश्वास है, हीरा का, सोना, शोभा का जो अति विश्वास है, उसको भी होरी यहाँ पर चूर कर देता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसे वहां जाकर के पैसे भरने हैं। और पैसे भरने हैं क्यों? क्योंकि वो उनका असामी है, वो उनका किसान है। और राय साहब एक शोषक वर्ग के अंतर्गत यहाँ आते हैं। अगर होरी उनके पास उठक बैठक ना करे, अगर होरी उनके घर में जाकर के नौकर की भांति काम ना करे, तो वो होरी को नहीं बख्शेंगे। ठीक है, तो ये कौन है यहाँ पर? ये इनके ऊपर ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें कि मार्क्सवाद के अनुसार क्या होना चाहिए? एक समाज में आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता एवं वितरण मूलक न्याय स्थापित होना चाहिए। ये चीज यहां पर हम देखते हैं। परंतु हमने गोदान में क्या देखा? हमने गोदान में समानता को देखा है कहीं पर? आप यहां पर लगा लीजिए, मिस मालती, मिस्टर खन्ना। ठीक है, यहां पर आप लगा लीजिए होरी, सिलिया। इन 4 चीजों की अगर हम तुलना करते हैं तो आर्थिक समानता के नाम पर आपको कितनी विषमताएं दिखाई देती हैं? बहुत ज्यादा। तो यहां पर विषमताएं ही आपको दिखाई देंगी। विषमताओं का मतलब है, अगर आप मिस मालती को देखें तो वो पेशे से डॉक्टर है। मिस मालती बाय प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है। और डॉक्टर ऐसे ही तो बन नहीं गई होंगी, बहुत पैसा लगा होगा। नहीं, अगर आप देखें सिलिया को, सिलिया क्या है? एक तो बेचारी के अंतर्गत जाति की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, उसको अपनी रखेल के रूप में रखा हुआ है। लिटरली शादी नहीं करता है, सामाजिक शोषण हो जाएगा, उसके हाथ का बना नहीं खाता है, बाकी सब कर लेगा उसके साथ। कौन? माता दी। नहीं, तो सिलिया और मिस मालती में धरती आसमान की विषमताएं आपको दिखाई देंगी, सामाजिक भी और आर्थिक भी। सिलिया माता दीन के खेत से एक मुट्ठी अनाज नहीं दे सकती है किसी को, उसी के ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है। उसी के ऊपर यहां तक विवाद बढ़ जाता है कि सिलिया के घर वाले माता दीन के मुंह में हड्डी डाल देते हैं, उसका जनेऊ तोड़ देते हैं। ये सब चीजें देखी आपने उसमें अगर पढ़ा है तो विषमताओं के चलते इतना सब हो गया। आप मिस्टर खन्ना को देखें, मिस्टर खन्ना के बारे में राय साहब कहते हैं एक मामूली क्लर्क था ये, आज देखो कितना साम्राज्य फैला लिया। यानी कि पूंजीवाद का, पूंजीपति वर्ग का जीवंत उदाहरण। और हमारे होरी जी, ये कौन हो जाएगा फिर? शोषक वर्ग से हो जाएगा। शोषक, देखा है मिल मजदूरों में कितना ज्यादा इसने ये किया है। और हमारे होरी जी, होरी क्या है? कृषक से मजदूर बन गए हैं बेचारे, कृषक से मजदूर कन्वर्ट हो गए हैं।
सबसे ज्यादा पीड़ित। तो यानी कि हम अगर आर्थिक समानता की बात करते हैं तो इसके घर में 20 आने पैसे हैं, आज होरी मर रहा है, आज होरी मर रहा है, उसके घर में 20 आने पैसे हैं, वो भी सूत काट के लेकर आए हैं। इनकी लाखों की फैक्ट्रियां जल जाती हैं फिर भी जिंदा रहते हैं। इनके पास पैसा इतना है कि मत पूछिए, शिकार में उड़ा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, शराब खा रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। ठीक, तो आर्थिक समानता के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ धरती और आसमान का अंतर है। वितरण मूलक न्याय यानी कि सभी के पास संसाधनों का एक समानता पूर्वक, एक समता मूलक न्याय होना चाहिए। सभी के पास संसाधन इतने तो हों कि जिसमें वो अपना अच्छा बुरा कुछ कर सकें। होरी के पास इतनी जमीन है, आप देखेंगे कि वहीं पर गांव में माता दीन के पास कितना संसाधन है, सहुआइन के पास कितना है, मथुरा के पास कितना है जो उसका पति है सोना का, और राय साहब के पास कितना है। समतामूलक वितरण हो रहा है संसाधनों का? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार एक समाज में क्या होना चाहिए? आर्थिक समानता होनी चाहिए और वितरण मूलक न्याय होना चाहिए, जो होरी के सेमारी बेलारी गांव में नहीं दिखाई देता। पर फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि इस पे ये पूरी तरीके से मार्क्स से प्रभावित उपन्यास है, ये पूरी तरीके से मार्क्स से प्रभावित उपन्यास है, हम ये नहीं कहेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? जी, समझ में आई चीजें? बताएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कि लिखें गोदान में प्रेमचंद ने न केवल आर्थिक समानता के आदर्श को, आर्थिक समानता आदर्शवादी तो दिखाया है, एक तरीके से आदर्श है, आदर्शवाद के रूप में स्थापित किया है, आदर्शवाद को स्थापित किया है, न केवल आदर्शवाद को स्थापित किया है वरन शोषण पर करारी चोट भी करते हुए दिखे हैं। एक जगह हमारे होरी कहते हैं, होरी क्या कहते हैं, एक जगह यहां पर आप देखेंगे, इसको रिलेट करें। होरी ने कहा कि इस जमाने में मोटा होना, एक जगह आप पढ़ेंगे वहां होरी कहते हैं इस जमाने में मोटा होना एक बेहयाई है। मोटा, ये सब याद रखनी है कुछ चीजें आपको। होना एक बेहयाई है या मोटा होना बेहयाई है, बेहयाई है। सौ को दुबला करके, यानी कि 100 लोग पतले होंगे दुबला करके। ये कौन है? एक आदमी मोटा होगा, उसके पीछे 100 यानी कि जो शोषक है वो एक है, और जो पीड़ित है, शोषित है, वो अनेक है ना। 100 को दुबला करके एक मोटा होता है ना, करके एक व्यक्ति मोटा होता है। ऐसे मोटा होने का क्या सुख है ना, ऐसे मोटा होने का क्या सुख है? क्या सुख है ऐसे मोटा होने का? सुख तो जब हो जब सब मोटे हो। सुख तो जब है तब है जब सब मोटे हों। होरी कह रहा है कि भाई इस जमाने में मोटा होना एक बहुत बड़ा बेहयाई है, बहुत बड़ी बेशर्मी है। कोई सुख नहीं है इस चीज में। सुख कब है? जब सबके सब मोटे हो जाएं।
क्योंकि एक आदमी मोटा होने के लिए 100 लोगों को पतला करता है, यानी कि एक धनाढ्य पूंजीपति व्यक्ति बनने के लिए 100 लोगों का शोषण करता है। अर्थात सब में आर्थिक समानता का होना अनिवार्य है। यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें मार्क्सवाद के प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, लिखिए आगे। लिख लिया। इसी प्रकार से गोदान में आर्थिक विषमता पर प्रहार करते हुए भोला कौन है? झुनिया का पापा है ना। भोला होरी से कहता है, क्या कहता है भाई? लिखें इसमें। भोला कहता है कि भाई कौन कहता है हम और तुम आदमी? कौन कहता है कि हम और तुम आदमी हैं? मतलब हमारे अंदर तो आदमियत ही नहीं। कौन कहता है कि हम और तुम आदमी हैं? हमारे अंदर तो आदमियत ही नहीं है। हम तो बैल हैं, बैल जुतने के लिए पैदा हुए हैं। हम तो बैल हैं, तुम भी बैल, मैं भी बैल। हम जुतने के लिए पैदा हुए हैं और हमें जोतने के लिए कौन है? जमींदार वर्ग, शोषक वर्ग। हमारे अंदर आदमियत कहाँ? ठीक है, हमारे अंदर आदमियत कहाँ है भाई? हमारे अंदर आदमियत कहाँ? हम और तुम तो बैल हैं जो जुतने के लिए पैदा हुए हैं। ये भी किस प्रहार को दिखा रहा है? ये भी शोषक और शोषित वर्गों के प्रहार को दिखा रहा है। आप लोग की चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार बताओ भाई। वेट, आई एम वेटिंग। आप लोग की चीजें समझ में आ रही? कोटेशन कैसे यूज करनी है रूबी, बताओ बच्चे। हम अगर ये दर्शा रहे हैं बच्चे, हम अगर इस चीज को दर्शा रहे हैं कि हमारा जो ये उपन्यास है इसके ऊपर हम मार्क्सवाद के प्रभाव को देख रहे हैं, तो क्या आपको ये चीजें समझ आई जितनी बातें मैंने बताई? बताओ एक बार सारे कि क्या आप इस चीज को रिलेट कर पाए या नहीं? जी बताएं एक बार सारे साथी। बाकी चीजें कल करेंगे। तो आप क्या समझे, मार्क्सवाद का है प्रभाव या कंप्लीट मार्क्सवाद है? बताएंगे कि मार्क्सवाद का प्रभाव है या कंप्लीट आपको यहाँ पर ये मार्क्सवाद दिखाई देता है? बताएंगे। जी क्लियर है नेहा? ऐसा तो नहीं लगा बच्चे आपको कि पहले दिन क्लास ले रहे हो? बताओ। बता दो भाई, ये तो नहीं लगा आपको कि पहली बार क्लास ले रहे हो? मैम सामी तो समझ तो आया,
आंसर में कैसे करेंगे अंकुश, वो आपकी टेंशन नहीं है, हम कराएंगे आंसर में आपको, ठीक है, आप परेशान मत होइए। अभी सिर्फ समझते चलें, आंसर लिखने की कोशिश अभी मतलब अभी क्या मेरा मतलब है कि अभी क्लासें सही से चलने दीजिए, रिदमिक वे में 2-2 घंटे क्लास। ऐसा नहीं लगा नेहा आपको? बहुत अच्छी बात है बच्चे जी। चलें बताएं। और कोई शंका, और कोई? 2-2 घंटे क्लासें होंगी हमारी, जैसे होती हैं उनको थोड़ा सा होने दीजिए, चलने दीजिए, है ना। शिट, क्लास की पीडीएफ आपकी पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुके, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू।